नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। केंद्रीय जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में इस वक्त विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं। कई नेता जेल जा चुके हैं तो कई नेता जेल जा सकते हैं। इस चक्रव्यूह में सबसे बुरी तरह से आम आदमी पार्टी फंस चुकी है। ईडी के रडार पर अब अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सम्मन पर पेश होना था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए। उन्होंने वक्त मांगा है। हेमंत सोरेन की राह पर चलते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब सवाल यह है कि आखिरकार केजरीवाल कब तक ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर सकते हैं? केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प है? अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे सम्मन पर भी नहीं आए तो ईडी के पास क्या रास्ता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, विपक्ष की एकता कहां है? क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी और फिर केजरीवाल के सम्मन पर विपक्ष की एकजुटता का अता पता नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। कई प्रश्न जो उस नोटिस में अनुत्तरित थे उनके बारे में पूछा और ये मांग की कि इस नोटिस को वापस लिया जाए। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम है। अरविंद केजरीवाल है, जांच करे अरविंद केजरीवाल। लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ कितने टुकड़ियाँ हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, तो इसकी चेकिंग होनी चाहिए। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या? आज देश का सवाल है, क्या जांच के नाम पर विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है? क्या भ्रष्टाचार पर जांच को लेकर विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या जांच में असहयोग कर केजरीवाल बड़ी गलती कर रहे हैं? ईडी के एक्शन से बचने के लिए केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प हैं? क्या चुनावी फाइट में जांच एजेंसियां पंचिंग बैग बन गई? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही है, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आदिल खान आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और प्रीति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं शुरुआत आदिल खान साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हम
जो ताजा मामला है ईडी का, वो अरविंद केजरीवाल साहब। पहला पेशी के लिए बुलाया था, पूछताछ करते, कुछ सवाल होते, कुछ जवाब होते। बीजेपी कह रही साहब भाग क्यों रहे हैं चुनाव के नाम पर। जाते आज सीना ठोक के कहते साहब मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं बैठ गया, बताइए क्या करना है। भागने से क्या होगा और कब तक भागेंगे? आदिल खान साहब। ठीक है, अब तक मुझे लगता है शायद ऑडियो नहीं जा रही। अनुजा जी आपके पास आता हूं। ये आरोप है कि साहब चुनाव आता है या बीजेपी को अपने अपोजिशन को टारगेट करना होता है तो सेंटर एजेंसीज का विपक्ष कहता है दुरुपयोग किया जाता है। मुझे लगता है रजत भाई, जिस तरीके से ये पूरे मेलोड्रामेटिक तरीके से इलेक्शन के ही टाइम पर विपक्ष को सीबीआई और ईडी याद आना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से ये हम लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले ये अपने जो कांड हैं वो करते रहते हैं। इन्हें इस बात का डर नहीं लगता कि ये पकड़े जाएंगे, क्या होगा। ये बेखौफ अपना काम करते रहते हैं। जब इनके लॉ एंड ऑर्डर इनके ऊपर अपना कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे हैं, वो जब इन तक पहुंचता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ईडी और सीबीआई से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत डिबेट साथ में करी है राजद भाई, बहुत डिबेट साथ में करी, और मुझे लगता है ये बात एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की सबको क्लियर है। और अगर मैंने फिर कहती हूँ कि गूगल खोलकर देख लो, तो जब कांग्रेस का वक्त था तो उस टाइम पर लोग कहते थे कि सीबीआई ईडी हमारे ऊपर कर रहे हैं। आप किसी भी प्रदेश में बात कर लो, किसी आप भाजपा का टाइम आ रहा है तो आप ये हमारे ऊपर कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि जब वही आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के ऊपर सीबीआई ईडी होता है तो बड़े खुश होते थे, या अभी जब इनका ये घमंडिया गैंग नहीं बना था, और वो जब इनके ऊपर होता है तो बड़े खुश होते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन कहाँ है, इन्हें क्या समझ में है, इन्हें कितने तक की पढ़ाई करी है जो इन्हें ये बात के बारे में मालूम नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होती हैं ना तो ये केस बना सकती हैं ना बिगाड़ सकती हैं। केस एंड में जज के सामने जाएगा, जज के पास ये पावर होती है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो गलत है या सही है। आपके जो एक्यूज्ड जिसको आप कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है इंडिया में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो ये मानकर चलती है कोर्ट भी कि ये तब तक इनोसेंट है, और जब वो इनोसेंट है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया ये इनको बेल नहीं मिल रही। जब ये बेल नहीं मिल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर कोर्ट इन्वॉल्व है। तो भाजपा इस पूरे सिनेरियो में कैसे आई है? क्या भाजपा ने कोई भी एफिडेविट कहीं पर भी लगाया? आज ये बात करते हैं कितनी बार की सीबीआई ईडी की रेड भाजपा के लोगों पर नहीं पड़ी। मेरे पास फिर ऐसे कई नाम आ जाएंगे सामने जहां पर मैं फिर मुखर होकर बोलना शुरू कर दूंगी। पॉइंट दिया अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और अंतोगत्वा मामला कोर्ट में जाता है। आदिल साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आदिल खान साहब क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीसीआर एक बार कनेक्ट करिएगा आदिल से। ठीक है, आ रहा हूं दीपक के पास। दीपक, अनुजा जी का एक तर्क है का बीजेपी के लोग तो बैठे नहीं है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और तीसरा चार्जेस आप कुछ भी फ्रेम करिए मामला तो कोर्ट तक जाएगा और सुनवाई और आदेश कोर्ट से होगा। एजेंसीज आदेश नहीं करती हैं, तो क्यों आप भाजपा को बदनाम कर रहे हैं? रजत भाई, सबसे पहली बात इंडिया को नमस्कार। भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ कहा विपक्षी दल कांड करके आते हैं। एक स्पष्ट करें कौन सा कांड करके आते हैं? एक कांड करने वाली भाजपा, कांड करने वाले इनके प्रवक्ता गण यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। व्यापम का कांड इन्होंने किया, आयुष्मान कांड इन्होंने किया, पूरे देश में देख रहा है कि किस तरीके से गुजरात में भ्रष्टाचार के कांड इनके हो रहे हैं, पुल गुजरात में टूट रहे हैं, तो सारे कांड तो ये कर रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट इन्होंने कांड किया, तो आप देखिए कि सारे के सारे इनके कांड हो रहे हैं। सीएजी का कांड इन्होंने किया, जब सीएजी के ऑफिसर्स घोटाले को उजागर कर देते हैं कि तो सीएजी के ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर देते हैं। तो कांड वाली पार्टी की प्रवक्ता कांड की बातें यहाँ पे ना करे कृपया करके, या स्पष्ट करे कि कौन से कांड है। तो जैसे कहते हैं ना, जिसके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी, तो एक कांडों वाली प्रवक्ता कांड की ही बात करेंगे। देश कंफ्यूज कर दिया इन्होंने देश को कि कौन से कांड की बात कर रही है, शायद अपने कांड की बात कर रही थी। पूरे देश ने देखा रजत भाई
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, जिस जिस जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिस जगह कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई किया, बहुत सही किया। मान लीजिए हम चाहते हैं, हम इनके कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, कार्रवाई करिए, आपका स्वागत है, लेकिन आप जैसे ही वो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाता है या अन्य दल छोड़ के भाजपा में आ जाता है, उसकी जांच को आप स्थगित कर देते हैं। आप ले लीजिए शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, मुकुल रॉय, अजीत पवार। लेकिन दीपक, मेरा एक सेकेंडरी सवाल है जो अनुजा जी ने उठाया है कि साहब मान लीजिए दीपक झा बिल्कुल पाक साहब, पॉलिटिकल वेंडेटा है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, बीजेपी ने आपके खिलाफ, आपका कहना है कि साहब दुरुपयोग होता है, ईडी लगा दी, आप गिरफ्तार हो गए, कोर्ट से तो राहत मिलनी चाहिए। इतना लंबा समय, 2.5 3 साल, 4 साल लोग जेल में है, कोर्ट बेल भी नहीं देती है, ऐसा क्यों? देखिए, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना शायद ना आपके लिए जायज होगा ना मेरे लिए जायज होगा। कांग्रेस और न्यूज चैनल कोई नहीं कर सकता। भाजपा के लोग मीडिया के ऊपर भी कमेंट करते हैं, न्यायाधीशों के ऊपर भी कमेंट करते हैं, राम मंदिर पे भी कमेंट करते हैं। ये सिर्फ भाजपा के लोग ही कोर्ट का अवमानना कर सकते हैं, तो भाजपा इस पर टिप्पणी करे तो ज्यादा अच्छी बात है। बात यह है कि आज आप ये बताइए ना, आप शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लीजिए, नारायण राणे आज भारत सरकार में मंत्री हैं, इनके ऊपर इनके ही सांसद ने केस किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है 300 करोड़ रुपए का। आज ये बताइए कि उनका केस आपने स्थगित कैसे कर दिया। हेमंता विश्व शर्मा, इनके ऊपर केस चल रहा था 2014 में भी, इनको ईडी सीबीआई ने बैठा के 4 घंटे पूछताछ किया। भाजपा में शामिल होते ही इनकी पत्नी के ऊपर से भी केस खारिज कर दिए जाते। तो आखिर देश से जानना चाहता है, विपक्ष से जानना चाहता है कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें भाजपा में जाते ही डुबकी लगाते ही आदमी एकदम ये वॉशिंग पाउडर वाला सवाल है। अनुजा जी एक छोटा सा रिप्लाई, उसके बाद कृति निधि पांडे और आदिल साहब के पास अगर आवाज हो तो वहां पर भी जाना है। अनुजा जी कह रहे हैं कि साहब जब तक आदमी कांग्रेस में रहे, एनसीपी में रहे, शिवसेना में रहे, कहा साहब जांच चलती रहती है। भाजपा में, और लेटेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया अजीत पवार साहब का जो डिप्टी सीएम है, कहा भाजपा बहुत हमलावर थी, लेकिन आज आने के बाद क्या हो जाता है, ऐसा क्यों? मैं उन्हीं अपने भाई से पूछूंगी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के हैं तभी इस तरीके से परेशान है। भाजपा के वेस्ट बंगाल के एमएलए पार्थ सारथी चटर्जी के ऊपर अभी अभी कार्रवाई हुई है। मुझे बता दीजिए भाजपा का कौन सा एफिडेविट, भाजपा का कौन सी ऐसे बंदा उसके साथ आके खड़ा हो गया है? नहीं तो अब वो तो भाजपा में ही था। और आप लोग जो भाजपा के लोगों को तोड़कर अपनी जगह पर लेकर जाते हैं, उनका जवाब भी दे दीजिए, जो आपके अंदर कैसे पहुंच जाते हैं। अब बात आती है, क्योंकि वो तो वॉशिंग मशीन से निकल जाए तो आपके पास जाके साफ हो जाते होंगे, या तो पता नहीं क्या करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप बात करते हैं अजीत पवार जी की, तो अजीत पवार जी के आज आपको इतने प्रॉब्लम करप्शन नजर आ रहे हैं। एलओपी तो ऑपोजिशन पार्टी के वो खुद थे ना, तब नहीं नजर आया था, अचानक से उनमें रातों रात उनमें करप्शन नजर आ गया। ये जो बेतुकी की बातें हैं ना, आपको लगता है कि सब लोग यहाँ पर रोटी खाते हैं भाई साहब, है ना, रोटी खाते हैं और सबको सब कुछ समझ में आता है। और आपको मैं बात बताऊं तो सोशल मीडिया है। तो एक और चीज रजत भाई, इन्होंने कहा कि भाजपा कर रही है यहाँ पर ये कांड और वो कांड। मैं बस एक मिनट, बस मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जितने भाजपा के कांड है जो आपने गिनाए, मैं चाहती हूँ मेरे भाई लॉयर आपके पास भी बहुत तगड़े बैठे हैं, जाइए कोर्ट जाइए, प्लीज आई वेलकम यू। आदिल साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? और सीबीआई और ईडी के खिलाफ अनुजा जी एक मिनट आ रहा हूँ जरा। आज मामला आम आदमी पार्टी का है, मैंने 2 बार कोशिश करी लेकिन आवाज नहीं मिली, अब तो एक बार फिर से चेक करता हूँ। आदिल साहब आवाज मिल रही है मेरी? जी रजत भाई आ रही है, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, आज क्योंकि सेंटर फ्रेम में आम आदमी पार्टी है, थोड़ा सा इको सही करवा दीजिए। ठीक है, पीसीआर एक बार इको देखिएगा। आदिल साहब आज पहला सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल साहब को जाना था, वो नहीं गए, उन्होंने कहा मेरी व्यवस्था है चुनाव को लेकर। मामला जो शुरू हुआ था वो जैन साहब से शुरू हुआ, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह साहब और उसके बाद अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल ही ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं, जवाब होंगे, सवाल होंगे, ईडी कितना संतुष्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, वो तो ईडी जाने। कोर्ट में क्या दलील दी जाती है, चार्जशीट में नाम आता है नहीं आता है, आगे की बात।
लेकिन क्या आपको लगता है एक कठिन समय आम आदमी पार्टी के लिए? और दूसरा, जो एक परसेप्शन था, ठीक है आपके नेता गए उससे परसेप्शन खराब होता है, आप कह रहे हैं नहीं साहब पॉलिटिकल मैंडेट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सम्मान जाना ये सेटबैक नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए? आदिल खान साहब। देखिए रजत भाई, सबसे पहले तो मैं कहूं कि ये देश के लिए कठिन समय है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए कठिन समय नहीं है, ये इस देश के लिए कठिन समय है। जब इस देश के एजेंसियों को अपने फ्रंटल की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही हो, इस देश के एजेंसियों का मिसयूज कर रही हो, और हद तो ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, इनके नेताओं को पहले पता चल जाता है कि ईडी का अगला नोटिस किसको जाएगा, और नोटिस बाद में सर्व किया जाता है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी के केस में सेम यही हुआ। मनोज तिवारी जी ने एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी को बयान देकर कहा कि 2 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस जाने वाला है और वो जेल जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी काम करता है या ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, ये सबको पता चल रहा है साफ साफ। आपने देखा कि 2014 से 2022 तक 125 के लगभग सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किए, जिसमें 118 केस विपक्ष के नेताओं के ऊपर हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन जब एक साथ यूनाइट हुआ, जब इंडिया का अलायंस बना, तो इस तरीके से डरी और घबराई हुई है कि आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, जो भी इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से अपने एजेंसियों द्वारा हमला कर रही है। आप देखिए किस तरीके से उन नेताओं की जासूसी करा रही है। तो देश की जनता देख रही है एक अलग तरीके की राजनीति इस देश के अंदर 2014 के बाद से रजत भाई शुरू हुई है। अनुजा जी इस पर बोलिए, क्या ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस, क्या इस अलायंस से भाजपा घबरा रही है? पांडे जी आ रहा हूं 1 मिनट में। और दूसरा कि बीजेपी के नेताओं को पहले से कैसे पता चल जाता है कि ईडी नोटिस भेजने वाली है? मुझे तो ये बहुत जानकर हैरानी हुई कि मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई आप थे प्रिडिक्शन करने वाले, तो पीसी तो आप करते थे, आपको पता होता था, आपको पता होता था मनीष सिसोदिया जी जाने वाले हैं। अब वो आपके अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कहते थे ना बैठकर पीसी करके, आज अरविंद केजरीवाल चला जाएगा, आज मेरा कट्टर भाई चला जाएगा। कौन? मनीष सिसोदिया। आज मेरा कट्टर भाई संजय सिंह चले जाएंगे, मेरा कट्टर भाई, मेरा सत्येंद्र जैन। भैया हमने तो बोला नहीं। और और क्या बोल रहे थे, राघव चड्ढा भी चला जाएगा। भैया आपने तो आगे तक, आपको ये पता था कि वो चला जाएगा, तभी तो आपने, जब वो अंदर चले गए तो आपने मनीष सिसोदिया जी का घर और हड़प लिया, आपने उनके हाथों से सारे प्रोफाइल हटा दिए। आप वेट करते ना उनके आने की, वो तो कट्टर ईमानदार थे, वेट करते उनके आने की। सत्येंद्र जैन से भी आपने ले लिया था ना, सब सामान देकर आपने दूसरे को दे दिया। अब आप बताइए, अब आप यहाँ बैठकर इस तरीके का जो विक्टिम प्ले कार्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो अकेले के नहीं है, वो अकेले नहीं है इस बात में कि जिसमें उन्होंने कहा था जांच अपनी जगह है, लेकिन इसको लेकर जो पॉलिटिक्स है वो भी, और 5 राज्यों में चुनाव भी है। एक बार प्रतिनिधि पांडे जी के पास जाना है। पांडे जी, 2 चीजें, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी, रजत भाई आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, 1 मिनट, एक बार ओपनिंग सवाल ले लूं, 15 मिनट हो गया, वो भी हमारे साथ है। पांडे जी आप इसके, क्योंकि मुझे लगता है सबसे पॉइंट पर्सन होंगे जो बोलेंगे, और थोड़ा सा अलायंस, थोड़ा सा विपक्षी एकता से मैं अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि भुक्तभोगी है समाजवादी पार्टी। जो भी व्यक्ति सेंटर में रहता है उसका कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस एजेंसीज पर रहता है, ये कहना कुछ बहुत गलत नहीं होगा। यूपीए सरकार में भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को कहती थी कि कांग्रेस का बहुत प्रेशर, कई मुद्दों को लेकर बड़े बड़े मुद्दे होते थे। तो क्या ये माना जाए कि एजेंसी प्रेशर में काम करती है? क्या ऐसा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी लेट कहते थे इस बात, बहन जी ने कई बार इस बात को कहा मंचों से। आज बीजेपी है वो अपने अनुसार चीजें कर रही है। ये लोग कहते हैं कि हाँ भाई, जो सेंटर में होता है एजेंसीज का उसके साथ तालमेल होता है। पांडे जी देखिए रजत जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सेंट्रल की सरकार होती है उसका एजेंसियों पर दबाव रहता है। हाँ। और ये हमारे नेता रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार कहा। हाँ। और हमारे नेताजी के खिलाफ तो मुकदमा, पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा, यूपी की सरकार में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, जांच हुई, कोर्ट से बरी हुई, तमाम प्रक्रियाएं चली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
और रजत जी, एजेंसियों पे सवाल तब खड़ा होता है कि जब कोई एजेंसी किसी व्यक्ति को नोटिस देने के बाद फिर 12 साल 10 साल बाद बुलाए। राजस्थान में जो नोटिस ईडी ने जारी किया वो 12 साल बाद जारी किया। क्या 12 साल तक ईडी जांच नहीं कर रही थी उस विषय की? सवाल तब खड़ा होता है। सवाल तब खड़ा होता है कि 2019 के चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी के पति को नोटिस दिया ईडी ने और वो लगातार ईडी दफ्तर जा रही थी, क्या ईडी वो जांच पूरी कर ली? ईडी की जांच समाप्त हो गई कि फिर इलेक्शन के घोषणा के वक्त ही ईडी नोटिस जारी करेगा? सवाल तब खड़ा होता है। सवाल तब खड़ा होता है जब ईडी के प्रमुख को बचाने के लिए भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ती नजर आती है कि नहीं साहब, ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा साहब ही रहेंगे, और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न होता, निर्देश न होता, तो शायद संजय मिश्रा का एक्सटेंशन भारत की सरकार लगातार करती रहती। सवाल तब खड़ा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की सरकार का हस्तक्षेप जांच एजेंसियों में है और जिसका असर लगातार दिखता है। भाजपा चाहती है, जिस पार्टी को चाहेगी कि वो चुनाव इलेक्शन में जाए, प्रचार स्वतंत्र रूप से करे, उसको कुछ छूट रहेगा। जिसको नहीं जाने देना चाहेगी उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, रेड, लगातार कार्रवाइयां चलती रहे। और जो बात तनुजा जी कह रही थी, अजीत पवार के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं, शायद भूल गई कि महाराष्ट्र की सरकार में जब उप मुख्यमंत्री बने थे अजीत पवार दादा, उसके 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उनको 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी बताया था। मैंने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने बताया था, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी अजीत पवार। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार दीपक को जोड़ लेते हैं। दीपक यार साहब, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, ये एक सेट फिनोमेना है। जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, कहा साहब कोई कार्रवाई होती है तो ये कह सकते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, एजेंसीज का दुरुपयोग आ रहा है। मैं कन्विक्शन रेट पे भी आऊंगा अपने दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट, मान लीजिए कि आज अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये लोग अंदर है, कई लोग बाहर भी आए। एग्जाम्पल है संजय राउत। आप देखिए, मुश्किल से 1.5 महीना हुआ होगा, बेल हुई, बाहर है, आज बोल रहे हैं कि नहीं साहब मैंने नहीं गलत किया। तो क्या एजेंसीज जो है वो काम करना बंद कर दें? बिल्कुल देश में हर 3 महीने में चुनाव होता है, कभी भी एजेंसीज काम करे। साहब चुनाव चल रहा था, देखिए ईडी आ गई, एजेंसीज अपना काम कर रही है। देश में तो हर समय चुनाव होता रहता है। कोर्ट एक ऐसा जगह है जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, जा सकता है, और अगर वो सही है तो उसको रिलीफ भी मिलता है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है, यानी कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहे होंगे, तभी कोर्ट ने कहा नहीं साहब अभी रुक जाइए, अभी अंदर रखिए। रजत भाई, बिल्कुल ये आपने सही कहा, लेकिन आपने कई बार देखा है हमारे देश की कानून व्यवस्था डिबेट कर रहे, रखिए फोन में बात करते हैं, किस तरीके से चल रही है। कई बार आपने देखा है कि बेगुनाह आदमी 10-10 साल जेल में रह जाते हैं, 10-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलती है। ये आपने भी देखा है, आपने भी रिपोर्टिंग किया है, 15-15 साल तक लोग बेल बिना लिए जेल में रह जाते हैं। तो आम आदमी क्या, नेता क्या और विपक्ष के नेता क्या, ये तो देश का सिस्टम ऐसा है, देश में कानून ऐसे है। आदमी एक बार जेल में चला गया तो पड़े रहते हैं, कई बार एविडेंस की कमी की वजह से, कई बार किसी की कमी की वजह से, कई बार कुछ तालमेल चलता रहता है। तो पूरे देश ने देखा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया कितनी सुस्त है, अगर आप इसको सुस्त कहेंगे। दूसरी बात में आता हूं ईडी के कार्यप्रणाली पे। आज ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हुए राजस्थान में, आपने भी देखा है, 2 अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे थे, सेटलमेंट कराते जा रहे थे। तो चाल चरित्र खो चुकी है भाजपा सरकार, जिन अधिकारियों के माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से ये लोग संगीन अपराध कर रहे हैं सत्ता में बैठ के। भाजपा अपराधी पार्टी है, अपराध कर रही है। भाजपा के एक नेता को कोर्ट ने ही तड़ीपार घोषित किया था, कोर्ट ने ही उनको बाद में मुक्त किया था। तो तड़ीपार घोषित करना और तड़ीपार व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी आपको पता है ना रजत भाई। तो तड़ीपार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति देश में अपराधी प्रवृत्ति की ही बढ़ावा देगा, देश में आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देगा, देश में चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालेंगे, देश में ईडी सीबीआई अधिकारियों पर दबाव डाले जाएंगे। और अगर वो व्यक्ति उनका सर्वे सर्वा बन जाए तो फिर क्या होगा, सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का भैया। तो फिर डर काहे का है भैया, भाजपा को डर रही है
और भाजपा सवाल करे अगर भाजपा से तो कहते हैं कि आप लोग अनुजा जब जी, उस तक राजस्थान वाली भी टिप्पणी, क्योंकि आज की एक अहम खबर है वो भी कि जो ईडी के अधिकारी थे वो 15 लाख रुपए के साथ, जो खबरें आई हैं राजस्थान से, पकड़े गए और एसीबी कार्रवाई कर रही है। अनुजा जी, तो इसमें खुश होना चाहिए या मुझे गम मनाना चाहिए? ये कांग्रेस वाला बहुत चीख चीख के बोल रहे हैं ना यहाँ बैठकर, और जिसके बारे में बोल रहे हैं जरा आप समझिए। अब वो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, भाजपा के यूनियन मिनिस्टर नहीं है। तो ये जो आप भाषाओं का यूज करते हैं ना, जरा थोड़ा तमीज से बात किया करिए जब डिबेट में बैठे। वैसे तो हमारे को हमारी तमीज दिखा देते हैं आप लोग, वैसे तो आप हमारे को हमारी तमीज दिखाना शुरू कर देते हैं। मोदी को आप जब मोदी करते रहते हैं, अरे मोदी की बात क्या कर रहे हैं आप लोगों को समझ में कुछ है नहीं। आप जाइए, आपके राहुल गांधी जी के बारे में जो बात होती है वो आपको अच्छी तरह पता है। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी रजत भैया। किया और व्यक्ति दीपक एक बार आपने जो सवाल उठाया है और जो टिप्पणी करी है, अनुजा जी उसका रिप्लाई करें। दीपक एक मिनट, हमारे ऊपर थोप देते हैं कि आपके दीपक यूनियन मिनिस्टर है। अपने आप पे बोल लीजिए, अपने आप से डिबेट कीजिए, जाइए अपने आप से डिबेट कीजिए। आपकी आदत है, ये गंदी आदत है आपकी, तभी तो आप रह गए इंडिया में, इंडिया में घूम रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी आदत तो पता है आपको, आपकी आदत पूरे देश को पता है मैडम। आप लोग किस राजा जी, आपको मुझसे सवाल जवाब करना है या आपने कांग्रेस से करना है? मैंने वक्त आपको दिया है। एक बार दीपक, एक बार अनुजा जी अपनी बात पूरी कर ले। दीपक एक मिनट अनुजा जी आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि साहब आप चुन चुन के टारगेट करती हैं विपक्ष के नेताओं को। और दूसरा अनुजा जी, मैं क्योंकि पहले भी कई बार इस पर डिबेट हुई है, मैं फिर एक बार वो सवाल दोहराता हूं जो कई चीजें उठाता है, एक क्वेश्चन मार्क लगाता है पीएमएलए पे। इसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, हालांकि कोर्ट ने बात उनकी नहीं मानी। क्या जो पीएमएलए का कानून है, क्या उसमें संशोधन की जरूरत है? आपको लगता है ऐसा? पहला। दूसरा, जो ये स्थिति बनती है, उस स्थिति में राजनीतिक दल यही कहते हैं कि नहीं साहब, आप डिफेम ज्यादा होते हैं आदमी, आप पूछताछ के लिए बुलाइए, उसमें बेल नहीं होती है, प्रोसीजर्स लंबा होता है, 4-4 साल 5-5 साल बाद आदमी जेल से बाहर आता है। तो ये क्या टारगेट है विचंड? अनुजा जी। रजत जी, मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस में तो खुद ही बैठे थे ना ये लोग, जब अपने टाइम पर थे तो क्यों नहीं करा था? करवा लेते अपने में चेंजेस। आज हमारे में आके बोल रहे हम तो करवा रहे आईपीसी, सीआरपीसी और सिविल के अंदर। क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। करवा लेते आपको जो करना था, ठीक है। और जब पीएमएलए की बात कर रहे हैं वो आप तब करवा लेते उस टाइम पर। हम लोग तो जो कर रहे हैं, हम लोग सामने रखा हुआ है 5 शब्द। और जो राजस्थान की बात है, मैं उसके अंदर मैं इस बात के लिए बिल्कुल पुख्ता खड़ी हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़ी हूँ। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन। ठीक है, अगर कोई मैं मान गया, बहुत अच्छी बात आपने कही और जेन्युइन बात की। मेरा अनुजा जी एक सेकेंडरी आ रहा हूं, दीपक एक मिनट में आ रहा हूं। अनुजा जी, एक मेरा सेकेंडरी सवाल है, मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि डिबेट ईडी पर है, विपक्ष पर। जो कन्विक्शन रेट है ईडी का, उसको लेकर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, 14 से आज तक ईडी ने जो कार्रवाई की है या सेंट्रल एजेंसीज ने जो कार्रवाई करी है, वो अधिकतर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। तो कन्विक्शन रेट पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, और दूसरा, विपक्ष के ही नेता क्यों सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 90+% है। आप केसेस देखिए, और कन्विक्शन रेट 2% से भी कम। लक्ष्मीकांत शर्मा, कुलदीप सिंह सिंगर, पटवा, मोहित कंबोज, पीवीएस शर्मा, गली रेड्डी, दुष्यंत सिंह और अब पार्थ, और ऐसे और भी कई नाम अभी आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे जो थे और हैं। और एक बात आप मुझे ये बताइए, ये सारे भाजपा के हैं, आज ये लोग बात बैठकर कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे तो इनकी थी ना सीबीआई, इनकी थी ना ईडी, जैसे हमारी आज भाजपा की है। भाजपा भी थी विपक्ष के अंदर, इनसे पूछिए, ये कन्विक्शन रेट दे मुझे। इन्होंने रेडर इनके खुद के कांग्रेस के लोगों के ऊपर इन्होंने रेडर डलवाई, क्योंकि ये खुद करप्ट है। इन्हें ये पता था कि इनके बंदे करप्ट है, करते ना बीजेपी के ऊपर। मुझे आज खुशी होती कि बीजेपी के ऊपर इन्होंने रेट डलवाई। आप कन्विक्शन रेट मुझे वहां दिखाइए। और मोदी जी के टाइम की कन्विक्शन रेट आप जानते हैं, डबल ट्रिपल हुई, सीबीआई की रेड्स हुई, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच हुई, कितनों के घर हम लोगों ने तोड़ दिए, कितनों को हम लोगों ने ब्लैक मनी कितने करोड़ों में वापस आ गया, 1.2 लाख करोड़ वापस आया है। तो ये बात अब इन लोगों को पूछना है कि भाजपा इतनी साफ थी कि आपके कांग्रेस के टाइम पर भी अब भाजपा पे उंगली ना उठा सके।
तो जवाब आप दीजिए सर, जवाब आप दीजिए कि भाजपा पे आपने कोई भी सीबीआई ईडी की रेड क्यों नहीं डलवाई और क्यों नहीं किसी को लेकर आए, क्यों डरते थे उस वक्त? आदिल साहब एक बार आ जाइए बैठ में। और हम लोगों ने विपक्ष को दीपक एक मिनट जाना है, मैं 2 सवाल आपसे लिए, पांडे जी के पास भी जाना है, आदिल साहब के पास। आदिल साहब, ये बिल्कुल खुला खेल है, बीजेपी बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए कड़ी, देखिए आपके एक एक करके मंत्री, राज्यसभा में नेता, सब लोग जेल में हैं इस वक्त। ऐसे में पार्टी का फ्यूचर क्या है? पार्टी पर क्या ये एक परसेप्शनल डेंट नहीं है कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आज नहीं तो कल सुनवाई के लिए जाना ही पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो यह है रजत भाई कि हम किसी भी सवाल से, किसी भी सुनवाई से नहीं डरते। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के बुलावे पर, सीबीआई के समन पर जा चुके हैं, पर ये बहुत सारे सवाल हमने सीबीआई के समन पर उठाए हैं, ईडी के समन पर उठाए हैं और जिसका जवाब का हम इंतजार भी कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे। ये वही हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं जो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के खिलाफ जोर जोर से नारे लगाकर कह रहे थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज। तीसरे दिन मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी नारे लगा लगा कर कह रहे थे चक्की पीसिंग, हेमंत बिश्व शर्मा, वाटर स्कैम, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाए जाते हैं, नहलाए जाते हैं और असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है उनको। तो आप देखिए ना कि जो लोग लाल किले के प्राचीर से झूठ बोल रहे हैं, जो लोग जनता से वादा करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर 350 रुपए में देंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देंगे, वो लोग अपने पूंजीपति मित्रों के 17.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। जिन चीजों पर अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लगाया, उन चीजों पर हमारे और आपके रोटी पर, थाली पर, छाछ पर, पनीर पर टैक्स लगा करके अपने दोस्तों को विदेश में भगाने का काम करते हैं। जो काला धन लाने की बात कर रहे थे, उनसे पूछिए कि ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, विजय संदेशरा जैसे लोगों को यहां से भगाने का काम करते हैं। तो देश की जनता बहुत करीब से और बहुत कायदे से देख रही है कि किस तरीके से विपक्ष को अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को मोदी वॉशिंग पाउडर में से धुल करके वॉशिंग पाउडर आ शामिल कराया जा रहा है। और आदमी साहब सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं भ्रष्टाचार में। जब तक आदमी लाइन के उस पार रहता है तब तक वो भ्रष्ट होता है, लाइन के इस पार आता है वॉशिंग पाउडर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला कहती हूँ कि आ जाइए हमारे पास, वॉशिंग पाउडर आपके ऊपर भी लगा देते हैं, आप साफ हो जाएंगे। आप ऑफर दे रही है, आप ऑफर दे रही है कि अरविंद केजरीवाल साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। है ना? एक मिनट में इसका जवाब देना चाहता हूँ ना बोलने की। मैं इसका इनकी जो आदत है रजत भाई, काम है। अरे आप रजत भाई इसका जवाब पूछा नहीं है, रजत भाई इसका जवाब देता हूँ। नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं पहले, मैं आपको पहले जवाब दे दूं कि आपका जो कांड है वो मशहूर कांड, आपकी औकात नहीं है, आप अरविंद केजरीवाल को शामिल करा लो। अब आपको एक और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया क्यों था सुप्रीम कोर्ट के वहां पर। अब आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जब ये ईडी ने अपने एफिडेविट में, अपनी चार्जशीट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी आपको ये बता दिया गया था कि जो आप है वो एक बेनिफिशियरी है जिसने ब्राइब्स ली हैं। और भैभव कुमार और जैस्मिन शाह के साथ बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को ये बता दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा क्वेश्चनिंग में। तब कहा गया था, ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी को आप पार्टी ये भी खबर थी आदिल, जैसे ही आम आदमी लोग चाहते थे और एजेंसी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाए। ये पहली बार इतिहास में होता है कि कोई राजनीतिक दल पार्टी बनने जा रहा था। एक मिनट रजत भाई, पहली चीज तो यह है कि एक मिनट अनुजा जी, एक मिनट आपने ही पॉइंट उठाया, वही पूछ रहा हूं। अब देखिए सुनने, अरे इनको बोलिए सुने ना सुनने का जवाब आपका है। आप सुनिए देखिए कि आपके अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया था,
क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का कन्वेयर है, दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, हो गया। रजत भाई आदिल एक बार कंप्लीट करें। आ रहा हूं अनुजा जी, आ रहा हूं। दीपक झा और पांडे जी के पास भी जाना है। पहले आदिल 30 सेकंड 30 सेकंड पहले। तो इसलिए आप इस बात को सोचिए और समझिए ठीक है। कि अरविंद आदिल केजरीवाल बोलिए। ने जो नहीं गया है उसका रीजन क्या है, वो भाग हो गया। गया, भगोड़ा अरे बन हो के। गया। आदिल भाई वो कह रही है कि जबरदस्ती हो भाग गए गया। अरविंद केजरीवाल साहब। बोल आना चुके चाहिए हैं। था आज ईडी के सामने, बिल्कुल पाक साफ थे। बोल चुके। मेरे को देखिए क्या बोलना है, आपने, जाके चार्जशीट हमने पढ़ लो। सवाल सुबह पूछा। अरे यार सुन लो भाई, कहां से ले आते हैं आप लॉयर लोग, से बात कर रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे से बात नहीं कर रहे हैं। हैं। अरे सुन लीजिए, आप बोलिए ना, मैंने सुन आपको लीजिए। अनुजा जी एक मिनट, अनुजा जी एक, दो लोग और हैं, एक बार 30 सेकंड आदिल भाई आप बोलो, फिर मुझे जाना है दीपक के पास और सुनना ही नहीं चाहते। देखिए अभी हमने सुबह चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा ईडी से, जवाब देने कौन आया? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो इनसे पूछे भाजपा की प्रवक्ता है या ईडी की प्रवक्ता है? वहां राजस्थान में दो पकड़े जाते हैं, दर्द किसको हो रहा है? ईडी वालों को। तो समस्या क्या है? और सुनिए मैडम, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल है, किसी की औकात नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को खरीद ले, किसी की औकात नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को भाजपा में शामिल करा ले। और मनीष सिसोदिया को यही ऑफर तो आपने दिया था, तब हमने कहा था तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी। आज आप टीवी चैनल पर बैठकर अरविंद केजरीवाल को भाजपा में शामिल करने की धमकी दे रही है। यही तो हम कह रहे हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के शामिल करा लेती है। और आज आपने लाइव चैनल पर, इंडिया न्यूज पर बैठकर यह साबित कर दिया कि आप लोग झूठे लोग हो, यह साबित कर दिया कि आप लोग मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हो, यह साबित कर दिया कि आप लोग भ्रष्टाचारियों को अपने यहां शामिल कराते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए जिस बात का बार बार जिक्र ये कर रही हैं, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। रजत भाई 51,000 डॉक्यूमेंट सबमिट हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 500 गवाह, 1,000 से अधिक छापेमारी, 2 साल से अधिक हो गया, 2 साल के लगभग इस केस की छानबीन चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 पैसे की रिकवरी मनीष सिसोदिया जी के घर से हुई क्या? और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ईडी से पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी कि बताओ तुमको मनीष सिसोदिया के घर से क्या मिला, कहां है मनी ट्रेल? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि 2 मिनट ट्रायल में नहीं खड़ा आप टिक पाओगे, 2 मिनट में आपका केस चला जाएगा। पर जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे पीएमएलए का, चूंकि पीएमएलए केस एक ऐसा केस है कि जिस भी विरोधी पार्टी को, जिस भी विरोधी नेता को आपको जेल भेजना हो, उसके ऊपर पीएमएलए केस लगा दीजिए, उसकी जमानत नहीं होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और इस देश की जनता भी जानती है। तो चैनलों पर जो बैठकर झूठ बोलने का काम करते हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं जिनका रक्षा मामले के अनुजा जी एक मिनट, अनुजा जी एक मिनट, एक बार, एक मिनट नहीं अनुजा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दो ही लोग आपस में बहुत बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं बीजेपी और आपका मामला आज है, लेकिन और भी 2 लोग हैं, उनको भी समय दीजिए। नहीं, आपका मामला खुद नहीं है भाजपा के साथ, कांड आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटा के आई है, भाजपा को हटा के नहीं आई है। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस ठीक है अनुजा जी, मैं मान गया, वो जवाब दे रहा मैं आपकी बात मान गया। एक बार दीपक को जोड़ दीपक पार्टी से एक मिनट आदिल आ रहा हूं, एक मिनट अनुजा जी आ रहा हूं, पीसीआर म्यूट कर दीजिएगा अगर आप कोई बोले। एक बार दीपक झा, उसके बाद पांडे जी के पास। दीपक, कन्विक्शन रेट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष ने उठाया है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी उठाया है इस मामले को, कांग्रेस के बहुत बड़े वकीलों ने इस बात को उठाया है। लेकिन कोर्ट ने पीएमएलए पर जब अपोजिशन के 15-16 दल गए तो उस याचिका को नहीं माना, याचिका खारिज हुई। दूसरा का इतने सारे मुकदमे हैं, इसलिए वक्त लग जाता है, कई बार आपको प्रूफ्स नहीं मिलता, मनी ट्रेल्स नहीं मिलता। उसमें कई लोगों ने यह भी कहा कि क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत व्हाइट कॉलर होते हैं, बहुत संभल कर काम करते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है एजेंसीज के लिए कि जो केस वो प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। एक ये दिक्कत है। दूसरा, ऐसा कब तक चलेगा कि किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो तो यही हो जाए कि नहीं साहब ये तो विपक्ष है इसलिए कार्रवाई हो रही है, तब तक? दीपक। रजत भाई, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जो पीएमएलए आपने कहा इसमें बदलाव
मोदी सरकार ने किया, 2019 में किया है। भाजपा प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठ के गला फाड़ के चीख के कह रही थी कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बदला, इन्होंने पीएमएलए का जो एक्ट 17 है, 17A में इन्होंने बदलाव किया है कि ईडी को अधिकार दिया है कि ईडी गिरफ्तार करे। ये तो मोदी सरकार ने दिया है, बीजेपी सरकार ने दिया है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? सरकार इसको स्पष्ट कर देती, पूरे देश को बता देती। और अभी आपने खुद कहा कि कई बार केस में सबूत नहीं मिलते, पेपर नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। आपने भी कहा, कोर्ट ने भी माना है। इन्हीं सब वजहों की वजह से हमारी न्यायिक प्रक्रिया सुस्त हो जाती है और ईडी उसका फायदा उठाती है, लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और कहती है, कोर्ट में दलील दी जाती है कि अगर इनको बाहर निकालेंगे तो इनकी वजह से छेड़छाड़ी होगी केस में। अब मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, जो गटर के नाली से निकली हुई गैस का चाय पी के आते हैं यहाँ पे बैठ के और अनाप शनाप कुछ भी कांड की बात करके चले जाते हैं, तो पढ़ लिख क्या करें और कहते हैं तथाकथित वकील, जो तथाकथित वकील प्रवक्ता यहाँ पे बैठ जाते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम है कि पीएमएलए एक्ट में नरेंद्र मोदी सरकार ने ही बदलाव किया है। कहाँ से बुला के ले आते हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को डिबेट करने की, डिबेट करने की तमीज सिखा दीजिए। भाजपा की क्लास में तो नहीं मिलता। रजत भाई, आपसे उम्मीद है आप सिखा के भेज बैठाएंगे इनको, या कि इनको मुंह बंद कराइए। आ रहा अनुजा जी, आ रहा हूं। नहीं, ये क्या गटर का क्या ऐसे नहीं होता, क्या मतलब? ऐसे नहीं होता। दीपक थोड़ा सा, मैं आप लोग बहुत दिन से डिबेट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप चारों में से कोई नया डिबेटर है। मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूं, थोड़ा सा भाषा का संयम। दीपक, क्योंकि महिला भी है। अनुजा जी एक मिनट, अनुजा जी, मैं आप तो मुझसे कहा, मैं बात कर रहा हूँ। दीपक, मैं ये कह रहा हूँ, आपको जो तर्क रखना हो, एक मिनट अनुजा जी, अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप। दीपक थोड़ा सा, मैं क्योंकि महिला भी है, थोड़ा सा शिष्टाचार और शब्दों का जो चयन है, मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पक्ष विपक्ष है। रजत भाई 10 सेकंड दीजिएगा बात को स्पष्ट करने के लिए। बोलिए। रजत भाई, हमारे देश के लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गटर की नाली से गैस निकालो और उससे चाय बनाओ। तो मैंने कहा कि गटर की नाली से गैस निकालो और चाय बनाओ और भाजपा के प्रवक्ताओं को पिलाओ। इसमें अपशब्द क्या हो गए? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात? अनुजा जी, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की उस योजना की बात कर रहा हूँ। बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर बुद्धिहीन कोई बैठा होगा उसी को बुरा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी की योजना आपने अपना दोबारा से आप सुनिए और आपने क्या बोला है। पकोड़े तलने वाले नेताओं से, इन चाय बेचने वाले नेताओं से देश पूछना चाहता है, ईडी को आपने इतना पावरफुल क्यों बनाया? ईडी को आपने रेड करने का अधिकार दिया था, लेकिन ईडी को आपने गिरफ्तार करने का अधिकार दिया। देश को मोदी जी स्पष्ट करें, भाजपा सरकार स्पष्ट करे, अमित शाह जी स्पष्ट करे और भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के ईडी की ये जो गठन करके बैठे हो, घमंडिया गठन, ये सारे दरिंदों की पार्टियां और ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। अरे ईडी और सीबीआई में तुम्हारे को सुप्रीम कोर्ट में बात करो, जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करो। आपने गठबंधन नहीं किया मैडम, जो लोग आपको गाली देते थे उनके साथ भी आपने गले मिल गया। तो आपका तो गठबंधन है, आप तो मगरमच्छ पार्टी, भाजपा का तुम लोग को इतनी तकलीफ है, महाराष्ट्र में को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, बिहार में आपने रामविलास करप्शन चल रहा था। और जब करप्शन चल रहा होता है तो मोदी जी ने कहा है जीरो टॉलरेंस, और ये जीरो टॉलरेंस तुम्हारे टाइम पर ईडी काम नहीं करती थी, तुम्हारे टाइम पर सीबीआई काम नहीं करती थी, जीरो टॉलरेंस तुम्हें नहीं आता था। ये उसी का तकलीफ है तुम्हें, ये उसी चीज की परेशानी है। इतनी ज्यादा गंदगी तुम लोगों ने पार की, ये 60 साल की गंदगी है, ये 60 साल की गंदगी है जो कांग्रेस पे आ जाती है, विपक्ष पे आ जाती है। नरेंद्र मोदी से एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार पांडे जी को भी जोड़ लेते हैं। आ रहा हूँ दीपक, एक मिनट, थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए आप लोग, एक बार पांडे जी के पास जाना। पांडे जी, यहाँ पर दो तर्क है, पक्ष और विपक्ष का। पहला तर्क ये है विपक्ष का कि ये सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ 90% केसेस है। दूसरा तर्क विपक्ष का ये है कि साहब कन्विक्शन रेट 2% से भी नीचे है। दूसरी तरफ पक्ष है, वो कह रहा है साहब हम तो कुछ करते नहीं है, ईडी सजा तो सुनाती नहीं है, ईडी तो केस फ्रेम करती है, कोर्ट में जाती है, आप जाइए कोर्ट से बेल ले लीजिए। कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपके खिलाफ सबूत है, या फिर न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें सही और गलत का फैसला कैसे हो? देखिए रजत जी, जो बात आप
कर रहे हैं। हाँ। कोर्ट तो फैसला करता है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट पे एविडेंस है, बिना एविडेंस के कोई कार्रवाई आगे बढ़ती नहीं। ईडी लगातार समय लेती है, ईडी के बाद कभी इनकम टैक्स एंट्री करती है, कभी सीबीआई एंट्री करती है, और जिसको हैरेस करना रहता उसको लगातार हैरेस किया जाता। मैंने पहले भी कहा कि आप लगातार पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी पे क्यों आरोप लगाए जा रहे, तो एजेंसियां काम कर रही हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि इसी एजेंसी के प्रमुख को भारत की सरकार लगातार बचा रही थी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कड़ा हस्तक्षेप न होता, कड़ा हस्तक्षेप मैं कर रहा हूं, तो शायद संजय मिश्रा जी को भारत की सरकार हटाती नहीं। उनके माध्यम से लगातार ईडी का इस्तेमाल करती रहती। आखिर कौन सी वो कड़ी थी जिसकी वजह से संजय मिश्रा साहब को भारत की सरकार रिटायर नहीं होने देना चाहती थी? कौन सी ऐसी कड़ी थी? लगातार उनका एक्सटेंशन हो, सवाल तब खड़ा हो। दूसरी बात, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जिन जिन राज्यों में जिन जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लुटेरा बता रहे थे, जनता का पैसा खाने वाला बताए, उन नेताओं को अपने साथ क्यों खड़ा किया? उनको अपने साथ क्यों लिए? उन नेताओं को कभी कहीं बंगाल में नेता प्रतिपक्ष का पद दिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया, आसाम में मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये सब नीट एंड क्लीन हो गए? ये भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, और उनकी प्रवक्ता ने बहुत सही कहा, अगर केजरीवाल साहब अभी इंडिया अलायंस तोड़ के बीजेपी के अलायंस के साथ चले जाएं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द सबको, उनके नेताओं को बेल भी मिल जाएगी और केजरीवाल साहब को नोटिस भी मिलना बंद हो जाएगा। ये तो उनकी प्रवक्ता ने बहुत सही बात कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उनको भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे मोदी वाशिंग पाउडर। तो इस तरीके की जब कार्यप्रणाली चलती है रजत जी, तो सवाल खड़ा होता है और सवाल उठता रहेगा। और कोर्ट है, कोर्ट अपना फैसला करेगा, जिसको बेल देना देगा एविडेंस के आधार पर। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके की जिरह हो रहे थे, जिस तरीके की बातें आ रहे थे, उस तरीके के लगातार एक मिनट पांडे जी, आपकी कोई बात पर शायद अनुजा जी को ऐतराज है। अनुजा जी, बिल्कुल ये तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप लोग जिस तरीके से पूरी चीज को, अब आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी, अरे बिल्कुल नहीं बदला जा रहा है। आपने बोला है ऑन रिकॉर्ड। अरे आप क्यों नहीं बताती भाई? रिकॉर्ड बोला है, आपको बताना चाहिए इस देश की जनता को। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? हेमंत परेशान कर रही है। मैं फिर कहती हूँ, भाजपा का इससे अजीत पवार की फैक्ट्रियों को सील करने के ऐसा माजपा का इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाइए कोर्ट में जाइए, जाके कोर्ट से बात कीजिए, आपको वहीं से रिलीफ मिलेगा। वही केस बना रही है, वही केस बिगाड़ेगी, वही केस को लेगी। आप ज्यादा परेशानी है, आप जाइए ना। और हम लोग यही कहेंगे, कोर्ट जाइए, न्याय लीजिए, जो रास्ता आपने दिखाया उसी पे आने वाली आप अपने महसूस करेंगे। आप यादव के अगेंस्ट की बात कीजिए। आप अखिलेश यादव जो 10 सीटें भी अपने आप अकेले नहीं ला सकते, आज बातें कर रहे हैं, उनकी डिंपल भी हार गई, तो छोड़ दो। तो ये बातें कहने वाले लोग आज यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अरे लोकतंत्र में जीत और हार चलती है, दो सीट वाली भारतीय जनता पार्टी है। घमंड मत करिए तनुजा जी, 2 सीट था भारतीय जनता पार्टी का। घमंड तो किसी का नहीं रहा इस दुनिया में, और आपका भी घमंड नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी घमंड चूर चूर हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। चिंता मत करिए, जनता जवाब देगी। जो महंगाई से करा रही है, बेरोजगारी से करा रही है, और जो आपके भ्रष्टाचार से करा रही है, जो भ्रष्टाचारियों को पनाह देने से करा रही है, वो जनता आपको जवाब देगी। वो जनता जवाब देगी 2024 में। यही तो आपकी परेशानी है तनुजा जी, यही परेशानी है। इसी परेशानी के नाते आप लोग ईडी और सीबीआई इस्तेमाल कर रही है, लगातार विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि अगर सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर के एक मुहिम के तहत लड़ाई लड़ेंगे, तो आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार जाएगी। अभी लेटेस्ट चुनाव उत्तर प्रदेश में घोसी में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई? 42,000 से विधानसभा का चुनाव गई। कांग्रेस को जरूरत है कि हमारे ऊपर बेल पर निकले हुए लोग खुद, जो भी बेल, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो खुद बेल पर है, अमानतुल्लाह बेल पर है। अखिलेश यादव जी आप तो खुद ही छोड़ दीजिए,
तो आपके बाद आपके तो करीबी अजीम खान बड़े करीब है आपके। अजीम खान के तो बड़े आप लोलोपोची कर रहे हैं, वो कौन है आपके पता नहीं। और उनका जॉर्ज सोरोस तो भैया, और अडानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी है। अरे आप लोग पूरे कंफ्यूज हैं, तो इसीलिए एक बार आ जाइए, मुझे ज्ञान, क्योंकि मामला राजस्थान और छत्तीसगढ़ का आ गया है, अडानी का आ गया है। और वो मेरे साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो बेल पर बाहर है, कांग्रेस इतना क्यों चिल्ला रही है आज? आ रहा हूँ पंडित जी, दीपक झा। देखिए, जब आप कहते हैं कि कोर्ट जाइए और बेल ले लीजिए, तो बेल देना कोर्ट का अधिकार है ना भाई। केस करना आप करते रहिए केस, क्योंकि भाजपा का काम ही केस करना आपके खिलाफ। भाजपा के पास और क्या है? भाजपा देश में तरक्की कर रही है, देश में विकास कर रही है, महापुरुष को ढूंढ रहा है। ये भाजपा प्रवक्ता कहाँ से लोलो चप्पो, किसकी लोलो चप्पो कर रही है भैया? यही बोल रही है, लोलो चप्पो करने वाली प्रवक्ता भाजपा की देश को ये नहीं बचा पाई। तो देश में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत बड़ी महंगाई की बात, अब की मोदी की सरकार, तो देश में महंगाई से तो मोदी ने जनता को मार दिया। अरे आप तो करोड़पति लोग हैं, आप तो अरबपति लोग हैं, आपको तो परवाह नहीं है। देश बेच देंगे, देश से भगोड़ों को भगा देंगे। नीरव मोदी को आप लाए थे, ललित मोदी चोर को आप तो लाए नहीं, तो दो मोदी चोर को तो अडानी कौन है? मोदी चोर है, अडानी का जवाब दो, अडानी कौन है ना? मोदी जी को अडानी कौन है? मोदी चोरों को कांग्रेस वाले भैया, अडानी कौन है? जवाब दीजिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या आदिल खान साहब को तो देखिए, आदिल साहब आज आपने मैंने सवाल पूछा, आ रहा हूँ दीपक भाई, आ रहा हूँ अनुज जी, कि साहब आपने कहा देश बहुत मुश्किल में है, ये मुश्किल खड़ी है देश की, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंटरनली आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है? क्योंकि अगर आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर चेहरा, मुख्यमंत्री, कन्वेनर, जिसने पार्टी की नींव रखी, अगर वहां तक जांच का दायरा पहुंच गया है, कुछ ना कुछ नुकसान तो पार्टी को हो गई होगा इससे। और क्या आने वाला जो चुनाव है, मैं तो लोकसभा की बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे नुकसान है पार्टी को? जो स्थिति चल रही है, खासतौर से शराब घोटाले के जो तार यहां तक खींच कर आए। देखिए रजत भाई, आपके जवाब से पहले मैं एक बात और कह दूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किस तरीके से अपने साथी सांसद को कहा कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारे घर ईडी के छापे पड़ जाएंगे। और आज आपके प्रतिष्ठित चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड किस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, उनके ऊपर से सारे मुकदमे हट जाएंगे। हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि भाजपा यही चाहती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर किया, इन्होंने संजय सिंह जी को ऑफर किया, और आज आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल जी को ऑफर कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि इस देश की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल की तरह काम, भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। हम यही तो बार बार लगातार कह रहे हैं, और तो देश की जनता के सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस देश की जनता देख रही है और जान रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इनको 2024 की हार साफ दिखाई दे रही है, और ज्यादा दिन नहीं है 2024 का चुनाव। इस देश की जनता आपको उखाड़ कर फेंकेगी। बड़े बड़े आप वादे करके आए थे, महंगाई से राहत देने का वादा करके आए थे, आज इस देश को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपने दी, इस देश को 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की। एक मिनट आदिल, एक मिनट, क्योंकि आदिल आपने दोबारा इस चीज को रिपीट करी है, और पांडे जी और रोजगार छीनने का दीपक भी इस बात को रिपीट कर चुके हैं। एक मिनट आदिल भाई, एक मिनट अनुज भाई, थोड़ा क्लैरिफाई कर दिए, क्योंकि बाद में हो कि नहीं साहब मैंने कहा नहीं कहा। क्या जब ये बात कही आदिल साहब ने कि आपके पास वॉशिंग पाउडर है, क्लीन हो जाएगा, तो क्या आपने ऑफर दिया कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या ये ऑफर आपने दिया है? मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपके चैनल पर अभी सुनिएगा, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, आप अभी सुनिएगा और हम भी सुनेंगे। और रजत भाई देखिए, ये तो रिकॉर्ड है, ये तो कहीं जा नहीं रहा है। करने देंगे तब तो मैं बात करके एक मिनट अनुजा जी को जवाब, आदिल भाई एक जवाब करेंगे। आप चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, क्या बात करेंगे? आप अपनी बात से पलट रही हैं। मोदी की तरह आप भी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी से सीखा है ना झूठ बोलना, अमित
वक्त आज इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल का हिस्सा बने। कोशिश ये थी कि समझे आज जो जिस तरीके से ईडी ने आज सम्मन भेजा था, राजनीतिक पारा खास तौर से दिल्ली में गर्म था। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। अरविंद केजरीवाल आज नहीं गए, लेकिन सवाल यह है कब तक नहीं जाएंगे। रास्ते क्या है? कोर्ट जा सकते हैं, ईसी जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सबके ऊपर कार्रवाई हुई है और वही तार शराब घोटाले के यहां तक पहुंचे। अपने आप में एक परसेप्शनल डेंट भी है जिसको अरविंद केजरीवाल को मैनेज करना पड़ेगा पॉलिटिकली, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा के कई चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी कहकर चली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आज उसी भ्रष्टाचार के मुकदमे में, सही या गलत मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुकदमा भ्रष्टाचार का। देश का सवाल में आज के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।